Hello students, welcome to my channel Brighter Kal. My name is Dheeraj Lalwani and today we are taking the topic from 11th class. It is the topic from the first chapter which is physical world and measurement, right? So आज का हमारा जो टॉपिक है वो 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड रहेगा. The topic is dimensions and dimensional analysis. It is one of the most important and basic topic related with the beginning of physics in 11th class. ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि डायमेंशंस होती क्या है और डायमेंशनल एनालिसिस कहाँ पर यूज होता है, इसके क्या क्या यूजेस होंगे, क्या क्या एप्लीकेशंस होंगे, राइट? ओके, सो डायमेंशंस आर द एक्सपोनेंट्स यूज्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटीज. इसका मतलब ये है, देखो फिजिक्स के अंदर आपकी जो क्वांटिटीज होंगी उसमें ये जो मैंने क्वांटिटीज नीचे लिखी है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये जो क्वांटिटीज हैं, दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी वो क्वांटिटीज जिनको किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है. अगर मान लो मैं एग्जांपल लूं वेलोसिटी का, सपोज एग्जांपल इज वेलोसिटी. सो वेलोसिटी जो होती है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इन दो क्वांटिटी से मिलकर बनता है. अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है या फिर टाइम नहीं है या फिर दोनों नहीं है तो वेलोसिटी के बारे में आप बात नहीं कर सकते. यू कैन नॉट टॉक अबाउट वेलोसिटी इफ यू डोंट हैव ईदर डिस्प्लेसमेंट और टाइम. ठीक है, मान लो मुझे मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसमें से मान लो मेरे पास मास है ही नहीं तो मैं वेट की बात नहीं कर सकता हूं. मैं किस चीज की बात नहीं कर सकता हूं? वेट की. तो बेसिकली वेट अभी किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे. तो ये समझ लो ऐसी एक क्वांटिटी जो बाकी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, उन क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल नहीं बोलोगे. दोज क्वांटिटीज विल बी नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज. उन क्वांटिटीज को मैं कहूंगा डिराइव्ड क्वांटिटीज. अब जैसे मास है, मास का एक अलग से इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, इसका खुद का एग्जिस्टेंस है, तो ये फ्री क्वांटिटीज है. इन क्वांटिटीज को कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट? ओके, और जो डिपेंड करती हैं वो क्वांटिटीज कहलाती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो देखो डायमेंशंस तब बनती है, हम डायमेंशंस की बात कर रहे थे. डायमेंशंस आर द एक्सपोनेंट्स ऑन द फंडामेंटल, इन ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर, इन सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर कुछ पावर लगाई जाती है, कुछ यहाँ पर एक्सपोनेंट फॉर्म लगाया जाता है जिनका यूज होता है किसी दूसरी क्वांटिटी को शो करने के लिए. तो इस चीज को कहा जाता है डायमेंशंस. अभी मैं बताऊंगा कैसे. और इस तरीके से पूरा एक फॉर्मेट जो बनता है उस फॉर्मेट को या फॉर्मूला को कहा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला. सो टिल नाउ व्हाट वी नीड टू रिमेम्बर इज कि डायमेंशनल फॉर्मूला को ध्यान रखने के लिए बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, जो कि ये रही, फ्रॉम मास टू ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दीज 7 क्वांटिटीज. इन 7 क्वांटिटीज की यूनिट्स ये होती हैं. हालांकि डायमेंशन में इनका आप यूज नहीं करोगे लेकिन फिर भी इनकी यूनिट्स ये हैं. जैसे मास केजी किलोग्राम में आता है, लेंथ मीटर में आएगा, टाइम सेकेंड्स में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, टेम्परेचर केल्विन में, सब्सटेंस ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल बी मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन कैंडेला. ये सारी यूनिट्स हैं. आपको अभी के लिए मेन जो चीज ध्यान रखनी है, दीज आर दैट नोटेशंस. ये वो नोटेशंस है. जहां जहां अभी मैं मास की बात करूंगा वहां मुझे कैपिटल एम लगाना है. जहां पर लेंथ की बात होगी आई विल यूज कैपिटल एल. टाइम की बात होगी कैपिटल टी. ये इनकी यूनिट्स नहीं है, ठीक है? यू नीड टू रिमेम्बर दैट कि ये यूनिट नहीं है, आपको ध्यान रखना. यूनिट्स ये रही, लेकिन जहां डायमेंशनल एस्पेक्ट होगा जहां पर मैं इन चीजों की बात करूंगा. ठीक है, मास आया तो एम, लेंथ आई तो कैपिटल एल, टाइम टी, करंट ए, टेम्परेचर के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी डी. इसमें से आपको मेन देखा जाए तो सिर्फ अभी के लिए सिर्फ 4 ध्यान रखोगे तो बहुत है, 4 या 5. ज्यादातर एम एल टी ही यूज होता है, इनमें भी ये 3. ठीक है, कहीं कहीं ए आता है, कहीं कहीं टेम्परेचर का भी यूज होता है. मोस्ट ऑफ द जो अपन बेसिक क्वांटिटीज अभी देखेंगे उनमें एम एल टी आएगा, कहीं कहीं पर ए आ जाएगा. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. मान लो मैंने एक क्वांटिटी ले ली, एरिया. मैंने ले लिया एरिया. ये एक फिजिकल क्वांटिटी है एरिया. एरिया कब आता है? किसी भी चीज का ले लो, जब आप 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई करते हो, एक ये डायमेंशन और एक ये डायमेंशन. तो देखो ये डायमेंशन एक डिस्टेंस है, ये डायमेंशन भी एक डिस्टेंस है. मीन्स आपको ये बेसिकली क्या करना है, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस.
डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, एरिया यू कैन नॉट फाइंड विदाउट दिस मल्टीप्लीकेशन। जहां आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये बेसिक फंडामेंटल क्यों है, क्योंकि किस पे डिपेंड नहीं करे, यहां से यहां तक की लेंथ जो होगी वो सीधा मेजर कर लोगे, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, राइट। लेकिन यहाँ जो एरिया कवर करोगे, ये जो पूरा एरिया है, दिस एरिया विल डिपेंड अपॉन दिस लेंथ एंड दिस लेंथ। तो डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस से आपको एरिया मिलेगा। अब मुझे पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बोलो या लेंथ बोलो, इसके लिए मैं यूज करूंगा एल को, जैसा कि मैंने जस्ट अभी देखा था। डिस्टेंस एक बार लिखा है, सो आई विल यूज L1 into distance again means L1. So L1 and L1 we know that multiplication के दौरान आपकी जो पावर होती है, एक्सपोनेंट्स होती है, वो प्लस हो जाती है अगर आपका बेस सेम है तो मुझे मिल जाएगा एरिया के लिए L2। एरिया के लिए आई विल गेट डायमेंशनल फॉर्मूला L2। देखो ये जो पूरा फॉर्मूला है, ब्रैकेट के अंदर एक सिंबल आना चाहिए, सिंबल के ऊपर एक्सपोनेंट आना चाहिए या फिर पावर आना चाहिए, ये कंप्लीट फॉर्मूला कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। और यहाँ जो सिर्फ नंबर लगता है ना 0 1 2 3, ये आपकी डायमेंशंस है। अगर मैं पूछूं कि लेंथ की कितनी डायमेंशन है, आपको बोलना 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन मीन्स क्या, 2D शेप तभी बनता है ना जब आपके पास ये लेंथ हो और ये लेंथ हो। अगर मान लो इसी में मैं कहूं कि मेरे पास एक क्यूब है, सपोज आई हैव अ क्यूब, ये इसकी लेंथ हो गई, सपोज एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ ही है, यानी डिस्टेंस है। बेसिकली हम लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट बोलते हैं। ये सारी की सारी डिस्टेंस ही होती हैं। तो ये मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस, बेसिकली आई विल डू लेंथ 1, लेंथ 2 एंड लेंथ 3। 3 डिस्टेंसेस का मल्टीप्लीकेशन करोगे, किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। सो वॉल्यूम के लिए मेरे पास क्या आ रहा है, ये एक तरह की डिस्टेंस है, सो आई विल यूज डायमेंशनल फॉर्मूला L1। सेम इसके लिए L1 और L3 के लिए भी मैं लिखूंगा L1। सो ओवरऑल व्हाट आई गेट इज L3। तो आपको अब ये याद रखना पड़ेगा कि जैसे एरिया के लिए 2 डिस्टेंस है तो L2 बन जाएगा फॉर्मूला। वॉल्यूम के लिए सेकंड क्वांटिटी मान लो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला। वॉल्यूम में 3 डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होता है, सो L3, राइट। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मुझे डायमेंशंस निकालनी है स्पीड के लिए, राइट। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होती है बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक तरह की लेंथ है, सो आई विल यूज L1 एंड नीचे टाइम है, सो आई विल यूज T1। सो व्हाट आई गेट इज L1 T-1। जब T1 को ऊपर शिफ्ट किया तो यह माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो L1 T-1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड। अब स्पीड की जगह अगर वेलोसिटी होता तो भी सेम टाइप का डायमेंशन बनता। क्यों, क्योंकि स्पीड की जगह अगर वेलोसिटी आप लगाओगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट लगाना पड़ता है। वी ऑल नो दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, ये दोनों एक तरह की लेंथ है। तो लेंथ के लिए, और लेंथ क्या है, एक तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो L1 ही लगाना है। डजंट मैटर वेदर इट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डजंट मैटर, राइट। सो दोनों के लिए L1 T-1। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर वेलोसिटी अपॉन टाइम मान लो। वेलोसिटी या फिर स्पीड के लिए कितना होता है, हमने देख लिया L1 T-1 डिवाइड। अब ये कंफ्यूज मत होना कि यहां पर सर आपने स्पीड या वेलोसिटी लिखा है, यहां चेंज इन वेलोसिटी है, तो इन दोनों की डायमेंशन सेम रहेगी। कहने का मतलब ये, मान लो स्पीड एक बार मेरी है 2 मीटर पर सेकेंड, बाद में हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज कितना आया, मैं माइनस करूंगा, आई विल गेट 1 मीटर पर सेकेंड। सो इवेंचुअली जो चेंज मिला है वो भी एक तरह का वेलोसिटी है ना, दिस इज वेलोसिटी, दिस वाज वेलोसिटी, दिस वाज आल्सो वेलोसिटी। तो इसकी और इसकी जो डायमेंशन वेलोसिटी के हिसाब से, यहाँ पर भी वेलोसिटी ही रिजल्ट है। सो डजंट मैटर कि आप वेलोसिटी ले रहे हो या फिर चेंज इन वेलोसिटी ले रहे हो, टाइम ले रहे हो या फिर चेंज इन टाइम ले रहे हो, आपकी डायमेंशंस नहीं बदलती है, क्योंकि आपकी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बदली है। डेल्टा टी मीन्स टाइम का चेंज, टाइम के लिए मैं लगाऊंगा T1। सो व्हाट आई गेट इज L1 T-2, राइट। नेक्स्ट इज फोर्स। फोर्स के लिए फॉर्मूला मुझे पता है, मास इंटू एक्सिलरेशन। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, सो आई विल राइट M1 इंटू
एक्सिलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन मैंने इसके बारे में यहाँ ऊपर इन्फॉर्मेशन निकाल दी है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L1t-2 होता है. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस, वी विल गेट m1 L1t-2. ये सारी बेसिक है जो आपको जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको ये याद हो जाएंगी. राइट. वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू डी लिख दिया, फोर्स इंटू एस लिख देता हूँ अभी. फोर्स के लिए मैंने क्या निकाल दिया है? ऊपर निकाल दिया डायमेंशन m1 L1t-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह की डिस्टेंस है, डिस्टेंस है मीन्स L1. सो व्हाट आई गेट इज m1 L की पावर 1 L की पावर 1, ये ओवरऑल हो जाएगा L टू द पावर 2 एंड t-2. So this is the dimensional formula m1 L2 t-2 for work, right? 1, 2 and -2 ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं जो पावर में लगे हुए हैं, एक्सपोनेंट्स में लगे हुए हैं, ये कहलाती हैं डायमेंशंस. मास की कितने डायमेंशन है? 1. लेंथ की या फिर डिस्टेंस की कितने डायमेंशन है? 2. टाइम की कितनी डायमेंशन है? -2. राइट. यानी कि वर्क जो है वो टाइम की -2 पावर पे डिपेंड करता है या फिर टाइम के इनवर्स स्क्वायर पे डिपेंड करता है. ठीक है. और ये जो कंप्लीट चीज मैंने लिखी है ब्रैकेट के अंदर m, l, t और इनकी पावर, ये पूरा होल कॉम्बिनेशन कहलाता है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला. एंड दीज आर द डायमेंशंस ओनली. 1, 2, -2. दीज आर डायमेंशंस एंड दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला. राइट. सो अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv². डायमेंशन की जहां बात आती है हम न्यूमेरिकल्स वैल्यू को या फिर कांस्टेंट वैल्यूज को भूल जाते हैं क्योंकि उनकी डायमेंशंस नहीं होती, वो एक न्यूमरल वैल्यू है. ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी मास. सो आई विल राइट m1. वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी थी लेकिन मैंने फंडामेंटल का यूज करते हुए इसकी डायमेंशंस निकाल दी थी L1t-1 और इसका स्क्वायर लगा हुआ. सो आई विल राइट 2. यहां से मुझे मिलेगा m1 एंड देन L2 हो जाएगा 1 into 2 एंड -1 into 2 t-2. सेम अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए निकालूंगा, सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh अगर मैं यूज करूं तो मास के लिए m1. g क्या है? एक तरह का एक्सिलरेशन है. देखो डजंट मैटर इट इज लीनियर एक्सिलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन और व्हाट काइंड ऑफ एक्सिलरेशन इट इज, बट है तो एक तरह का एक्सिलरेशन. सो आई विल यूज L1t-2. हाइट एक तरह की डिस्टेंस होती है मीन्स L1. सो व्हाट आई गेट इज m1 1 and 1 L2 t-2. अब आपको एक चीज देखने को मिलेगी, यहां पर जो फॉर्मूला आया है m1 L2 t-2, ऊपर जो आया है वो दोनों किसके? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. और इससे पहले मैंने वर्क का फॉर्मूला यही निकाला था और हमें पता है कि वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी. तो देखो एनर्जी एंड दिस इज एनर्जी. तो जहां भी एनर्जी की बात होगी वहां पर आपको यही डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करना है m1 L2 t-2 m1 L2 t-2. क्योंकि देखो एनर्जी तो एक सिंगल क्वांटिटी है. ये इसके टाइप्स हो गए, काइनेटिक हो गया, पोटेंशियल हो गया, या मैंने कह दिया हीट एनर्जी, या मैंने कह दिया केमिकल एनर्जी. ये सारे एक तरह के क्या है? इसके टाइप्स हैं, एनर्जी के टाइप्स हैं. राइट. लाइट एनर्जी और व्हाटएवर. इन टाइप्स के लिए मैं अलग से यूज नहीं करूंगा किसी डायमेंशनल फॉर्मूला का क्योंकि एनर्जी का एक डायमेंशनल फॉर्मूला ये फिक्स रहेगा, टाइप्स पे डिपेंड नहीं करेगा. तो चाहे मैं वर्क की बात करूं, हीट एनर्जी की बात करूं, या सिर्फ हीट बोलूं, पोटेंशियल एनर्जी बोलूं, काइनेटिक एनर्जी बोलूं, आई विल यूज m1 L2 t-2. ओके. नेक्स्ट है पावर. राइट. पावर क्या होता है? पावर होता है आपका द रेट ऑफ वर्क डन, W/T. वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, तो मुझे पता है कि m1 L2 t-2 and then time, so t1. So what I get is m1 L2 and t कितना हो गया? -1 हो गया ऊपर जाके, -2 and -1 means -3. So what I get is m1 L2 t-3. नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेस की. स्ट्रेस बेसिकली होता है एक तरह का फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेस या प्रेशर भी देखो फोर्स अपॉन एरिया होता है. दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएगा लेकिन क्वांटिटीज अलग अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है. स्ट्रेस क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप जब बाहर से फोर्स लगाते हो
किसी भी ऑब्जेक्ट पर बाहर से जब फोर्स लगाते हो तो अपनी पोजीशन को रीगेन करने के लिए, अब आप किसी चीज का कॉन्फ़िगरेशन बिगाड़ रहे हो उसको फोर्स लगा के, तो वो अंदर से उसका रिएक्शन देता है, अंदर से क्या करेगा, उसका रिएक्शन यानी अपनी जगह पे आने की ट्राई करेगा। तो जो फोर्स आप नहीं लगा रहे हो, मीन्स जो अंदर से लग रहा है, दैट इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स, दैट इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो फोर्स है ना, वो रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, रीस्टोरिंग फोर्स पर एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो फोर्स के लिए व्हाट आई विल राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला एज m1 l1 t-2 फोर्स के लिए, एंड देन एरिया, एरिया क्या है, दो लेंथ का मल्टीप्लीकेशन है, सो आई विल यूज L2। मुझे इससे क्या मिलेगा, m1 एंड देन 2 ऊपर चला गया तो -2 + 1 l-1 t-2। ओके, सो नेक्स्ट क्वांटिटी है स्ट्रेन। स्ट्रेन बेसिकली होता है इसमें ये समझ लो चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये क्वांटिटीज बेसिकली क्या होती है, ये सारे आगे जब चैप्टर्स आएंगे उनसे रिलेट करके पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। जैसे मान लो मेरे पास एक रबर है या कोई भी एक रॉड है, इस पर ये मान लो पहले 2 मीटर की थी, अब मैंने फोर्स लगा के इसको एलोंगेट कर दिया, मीन्स लंबा कर दिया, और ये लॉन्ग होगी मान लो 2.1 मीटर। तो स्ट्रेन कहता है कि आपने कितना चेंज लाया, चेंज इन डायमेंशन कितना है यहाँ पर 0.1 मीटर, ओरिजिनल डायमेंशन क्या थी 2 मीटर। तो देखो ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो जब दोनों ही डिस्टेंस कैंसिल होगी तो आपके पास बचेगी क्या, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू। जहां पर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू या फिर रेशियो है एक तरह का, रेशियो में क्या होता है, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी को कट कर देगी, और जहां क्वांटिटी कट कर देगी वहां पर आपके लिए कोई भी डायमेंशन नहीं बचती है। सो इस डायमेंशन को मैं डायमेंशन लेस बोलूंगा क्वांटिटी को, या फिर लिखूंगा m0 l0 एंड t0 इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिक आपके कुछ एग्जांपल्स थे ताकि आप डायमेंशन का इंट्रोडक्शन पार्ट या फिर उसका बेसिक समझ सको, ये डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशन का फॉर्मूला या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और किसी क्वांटिटी के लिए ये चीज कैसे निकाली जाती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला आना चाहिए या फिर उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। उसके साथ आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो क्वांटिटी यूज की जा रही है फॉर्मूला के अंदर, उनकी डायमेंशन क्या होती है। अगर वो नहीं पता है, तो जैसे फोर्स की मान लो आपको नहीं पता है, तो आप फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे मास इंटू एक्सिलरेशन, ठीक है। एक वापस बेसिक तरीके से बता देते हैं एक बार। मान लो तुमको निकालना है, सपोज मुझे फोर्स अपॉन एरिया के लिए निकालना है और मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं बेसिक फॉर्मूला पे वापस जाऊंगा। फोर्स अभी डिराइव्ड क्वांटिटी मेरे लिए, तो मैं इसको कट करके मैं क्या लिख दूंगा, मास इंटू एक्सिलरेशन अपॉन एरिया को लिख दूंगा लेंथ इंटू ब्रेथ लिख देता हूं। जो जो फॉर्मूला मुझे याद है मैं सिर्फ उनका यूज करूंगा। अब मुझे पता है कि मास तो फंडामेंटल है लेकिन एक्सिलरेशन फंडामेंटल नहीं है, तो मैं लिख दूंगा एक्सिलरेशन को हटा के मैं लिख दूंगा v अपॉन टी। अब मुझे पता है कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी लिख दो या v अपॉन टी रहने दो। अब मुझे पता है कि वेलोसिटी भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी को हटा के मैं रख दूंगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट d एंड अपॉन टाइम, टाइम और टाइम हो गया टाइम स्क्वायर। सो मुझे मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, और लेंथ ब्रेथ की जो बात करोगे वो भी एक तरह की डिस्टेंस है। तो ओवरऑल मुझे मिला क्या, मुझे मिला मास, ठीक है, इनटू एक डिस्टेंस मिली है अपॉन टाइम स्क्वायर इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ भी एक तरह की डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कैंसिल होगी, बचा क्या मास जो कि फंडामेंटल है, तो मैंने लिख दिया m1 अपॉन में टाइम जो कि फंडामेंटल है, मैंने लिख दिया t2, डिस्टेंस एक बार बची जो कि फंडामेंटल है, डिस्टेंस बोलो या लेंथ बोलो, मैंने लिख दिया l1। तो इस तरीके से मुझे ओवरऑल फॉर्मूला मिलेगा m1, l ऊपर गया सो l-1 t-2। इसको मोस्टली इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा, t को पहले l को बाद में, ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखवाई थी उसके ऑर्डर में ही लिखा जाता है, पहले मास देन लेंथ
देन टाइम, एंड देन आगे आएगा इलेक्ट्रिक करंट, एंड देन टेम्परेचर, इस तरीके से. ओके, गोइंग थ्रू द बेसिक्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, हम ये देखेंगे कि ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है या जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसका एप्लीकेशन क्या है, उसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसके बेसिक यूज क्या है. राइट. सो पहला यूज है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूला. इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि किस तरीके से आप डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करते हुए ये पता लगा सकते हैं कि आपके पास गिवन फॉर्मूला दे रखा है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, या फिर मान लो जैसा कि यहाँ मैंने 2-3 फॉर्मूला आपको दे दिया है चॉइस के अंदर, आपको कहा गया कि बताओ इनमें से सही फॉर्मूला कौन सा है, तो वो भी आप पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला. लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी जो हम बाद में जाके देखेंगे, बट पहले ये देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं. राइट. अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर गिवन है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला बताओ इनमें से क्या होता है. हालांकि वी नो दैट इट इज हाफ mv², तो हमारा ये आंसर सही जाएगा. राइट. बट सिर्फ ये एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे. अभी के लिए ये समझ के चलते हैं कि आई डोंट नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी. राइट. तो सबसे पहले मैं इस काइनेटिक एनर्जी को इससे टेस्ट करके देखूंगा, देन इससे टेस्ट करूंगा, एंड देन यहां से टेस्ट करूंगा. ठीक है. देखो सबसे फर्स्ट मैं उठाता हूं ये वाला एग्जाम्पल. आई विल टेक दिस एग्जाम्पल और दिस हिंट, दिस फॉर्मूला. इसका अगर मैं डायमेंशन आपसे पूछूं तो इसका डायमेंशन क्या होगा. हाफ को तो भूल जाओ बिकॉज इट इज न्यूमरिक वैल्यू, और इस सब में आया भी हुआ है, लेकिन डायमेंशन के अंदर वैसे भी हाफ का यूज नहीं करते. ए इज एक्सेलरेशन. तो यहां पर अब देखो एक चीज ये है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी एक तरह की एनर्जी है, और एनर्जी है तो मैं इसको वर्क से कंपेयर कर सकता हूं, या मान लो अगर मुझे दूसरे किसी एनर्जी का फॉर्मूला था उससे कंपेयर कर सकता हूं. आप उसका यूज करते हुए पहले तो डायमेंशन पता कर लो, या फिर आपको पहले से अगर पता हो तो एनर्जी की कितनी होती है m1, जो मैंने अभी पता की है m1 L2 T-2. आप बेसिक वर्क का फॉर्मूला लगाकर भी ये डायमेंशन पता कर सकते हो. और मैंने आपको कहा भी था कि एनर्जी की डायमेंशन डजंट चेंज, इट डजंट चेंज विद द काइंड ऑफ एनर्जी. एनर्जी का टाइप बदल जाएगा लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बदलेगा. तो काइनेटिक में भी यही होगा, पोटेंशियल में भी यही होगा, वर्क के अंदर भी यही होगा, बिकॉज वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी. राइट. तो देखो मुझे इनमें से डायमेंशंस निकालने इसके बराबर, क्योंकि एनर्जी का डायमेंशन है. तो फर्स्ट के लिए जब मैं चेक करूंगा, पहले फर्स्ट के लिए निकालते हैं. फर्स्ट है आपका हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर. हाफ को भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं फॉर डायमेंशनल एनालिसिस. ए है सो यहाँ रिजल्ट आएगा आपका L1 जो कि एनर्जी की डायमेंशन से मैच नहीं करेगा. सो दैट इज इनकरेक्ट. नाउ आई विल गो टू सेकंड वन. हाफ mt², यू कैन नेग्लेक्ट हाफ बिकॉज इट इज अ न्यूमरिक वैल्यू. मास के लिए आई विल राइट m1. टाइम स्क्वायर, सो आई विल राइट t2. जब मैं इन दोनों को एक साथ लिखूंगा आई विल गेट m1 t2 विच इज ऑल्सो इनकरेक्ट. इनकरेक्ट क्यों? क्योंकि मुझे कितना लाना है m1 L2 T-2, क्योंकि एनर्जी के लिए ये होता है. सो अब थर्ड फॉर्मूला मेरा है हाफ mv². हाफ को भूल जाओ. मास के लिए आई विल राइट m1 एंड वेलोसिटी के लिए आई विल राइट L1 T-1. यहां पर स्क्वायर लगा सो आई विल स्क्वायर इट. सो m1 L1 to the power 2 I get L2 T-1 to the power 2 I will get T-2. अब जब आप इसको यानी कि हाफ mv² फॉर्मूले की डायमेंशन को एक्चुअल एनर्जी की डायमेंशन से कंपेयर करोगे, सो व्हाट यू गेट इज दीज बोथ आर सिमिलर. सो काइनेटिक एनर्जी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपका करेक्ट होगा. ओके. इसी से हम सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे. सेम चीज का यूज करना है. गिवन है कि एक एनर्जी का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, ऐसा गिवन है mc², वेयर E इज एनर्जी, m इज मास एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. लाइट की वेलोसिटी हो या किसी की भी हो, वेलोसिटी वेलोसिटी होगी. सो वेलोसिटी का डायमेंशन वही रहेगा जो होता है. ठीक है. तो अब मुझे चेक करना है कि फॉर्मूला सही है या नहीं है. तो सबसे पहले LHS में लूंगा. LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी लिखी हुई है और मुझे एनर्जी की डायरेक्ट डायमेंशंस पता है. नहीं पता है तो मैं किसी से भी निकाल सकता हूँ, किसी भी एनर्जी के दूसरे फॉर्मूला से, या फिर यहीं से देख ले एनर्जी का कितना है m1 L2 T-2. ये आपका LHS पार्ट, इसका डायमेंशन है. और RHS में आप फॉर्मूला को देख करके निकाल के देखो क्या ये दोनों इक्वल है.
फॉर्मूला इज mc², m is mass, so mass के लिए I will write m1. c², c is velocity of light. Velocity of light means basically एक velocity ही है. So L1t minus 1 power 2. So what I get is m1 L2t minus 2. तो यानी कि हाँ ये फॉर्मूला जो गिवन है दैट कैन बी करेक्ट. अब देखो दिक्कत ये है कि दिस मे बी करेक्ट और मे नॉट बी. अगर क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई कर दूं 1.4 एक रैंडम वैल्यू, तब क्या ये फॉर्मूला सही है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला यही होता है, E इज इक्वल टू mc². लेकिन 1.4 का मल्टीप्लाई करने पर भी मेरी डायमेंशंस तो यही आएगी ना. क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ आपको मैंने बताया था, यू विल हैव टू नेग्लेक्ट द वैल्यू रिटर्न हेयर और द कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न हेयर, यू विल हैव टू नेग्लेक्ट इट. और जब आप उसको ही हटा दोगे, उसको ही अवॉइड कर रहे हो, तो बेसिकली आप जो फॉर्मूला निकाल रहे हो डायमेंशन, दैट इज बेस्ड ऑन दिस वैल्यू ओनली mc². सो डजंट मैटर वेदर यू आर राइटिंग 10 mc², 2 mc², 1.5 mc², 7/6 mc². तो एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है. तो ये एक तरह का लिमिटेशन हो जाता है कि आप इन कांस्टेंट वैल्यूज को नहीं बता सकते हो, राइट. तो ये फर्स्ट आपका एप्लीकेशन था वेयर यू कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फॉर्मूला. आपको फॉर्मूला गिवन होगा, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आप पता लगा सकते हो, या फिर एक फॉर्मूला दे रखा है ये करेक्ट है या नहीं वो पता लगा सकते हो. सो दैट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन. So now the second application is deriving a relation between physical quantities. पहला हमने एप्लीकेशन देख लिया. इसके अंदर अब देखो, इसके अंदर क्या होगा, आपको बेसिकली मान लो किसी एक्सपेरिमेंट से मान लो हमें पता चला कि फोर्स जो होता है वो मास पे और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है. एक ये एग्जांपल ले लेते हैं. देन मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है मास पे और वेलोसिटी पे, राइट. सो बाय एक्सपेरिमेंट व्हाट यू गेट इज कि आप डिपेंडेंसी पता कर सकते हो कि मास और एक्सीलरेशन पे डिपेंड तो करता है फोर्स, लेकिन उस हिसाब से ये डिपेंडेंसी क्या हो सकती है. क्या ये फॉर्मूला बनना चाहिए मास एक्सीलरेशन स्क्वायर, क्या मास इंटू एक्सीलरेशन बनना चाहिए, क्या मास स्क्वायर इंटू एक्सीलरेशन बनना चाहिए, क्या मास अपॉन एक्सीलरेशन बनना चाहिए. यानी कि फोर्स जो है वो मास के किस पावर पे डिपेंड करता है. यहाँ 1 पावर पे, यहाँ 1 पावर, यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर. एक्सीलरेशन में देखेंगे तो यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर, यहाँ 1 और यहाँ -1 पावर. तो बेसिकली मुझे सिर्फ इतना तो पता है कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास एज वेल एज एक्सीलरेशन, बट हाउ इज दिस डिपेंडेंसी. ये डिपेंडेंसी किस तरीके से वर्क करेगी, फोर्स किस पावर पे डिपेंड करता है मुझे नहीं पता है. सो आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, राइट. ऐसे ही जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है 12 mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी मास की पावर 1 पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी की पावर 2 पे डिपेंड करती है. तो ये चीज हम डिराइव कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, राइट. ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज द फर्स्ट एग्जाम्पल सेज दैट फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास एज वेल एज एक्सीलरेशन. मैंने कह दिया कि फोर्स जो है वो मास पे और एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला आप डिराइव करके बताओ, राइट. तो देखो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, मास एंड एक्सीलरेशन. इन दोनों क्वांटिटीज पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसकी कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है वो मुझे नहीं पता है. सो आई कैन अज्यूम m टू द पावर x एंड a टू द पावर y. मैंने इसकी पावर x ले ली, a की पावर एक्सेलरेशन की पावर y ले ली, राइट. सो फोर्स इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो इक्वल लगता है, एंड देन यू विल इंट्रोड्यूस अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, लेट इट बी x. मैंने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x ले लिया, राइट. ओके, अब व्हाट आई नीड टू डू इज मैं दोनों तरफ की डायमेंशंस देखूंगा. देखो ये तो मेरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसको भी भूल जाओ. मास और एक्सीलरेशन इस साइड आया हुआ है RHS में, सॉरी या RHS में, एंड फोर्स आ रखा है मेरा LHS में. तो मुझे ये पता है कि यहाँ फोर्स की जो डायमेंशन लगेगी इस पूरे टर्म की भी वही डायमेंशन होगी. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन लिख लेता हूँ, m1 L1 and t-2. The dimension should be equal to the dimension of this part and k is proportionality constant. इसको भी भूल जाओ, इसकी डायमेंशन नहीं लगाएंगे हम. मास लिखा हुआ है तो मास के लिए मैं लगाऊंगा m1
एंड पावर कितनी है x। देन एक्सिलरेशन होता है L1 t माइनस 2, पावर लग जाएगी यहाँ y, राइट। सो इसको सॉल्व करेंगे, वी गेट m1 L1 t माइनस 2 इज इक्वल टू m टू द पावर 1 इंटू x, L टू द पावर 1 इंटू y, t टू द पावर माइनस 2 इंटू y, यू गेट माइनस 2y। इक्वल साइन मीन्स यहाँ का डायमेंशनल फॉर्मूला और LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। सो व्हाट वी जस्ट नीड टू डू इज वी कैन कंपेयर द पावर्स। मास में यहाँ पावर x है, यहाँ मास की पावर 1 है, इक्वल फॉर्मूला मीन्स दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। मीन्स यहाँ से x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 मिलेगा। देन y इज इक्वल टू l की पावर y है, यहाँ l की पावर 1 है, सो y बिकम्स 1। तो यहां से मुझे x और y की पावर मिल गई। अगर आप t की पावर को भी कंपेयर करना चाहते हैं सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। यहाँ t की पावर माइनस 2 है, यहाँ t की पावर माइनस 2y है, दोनों को इक्वल करो तो यहां से भी तुम्हें यही चीज मिलेगी कि y इज इक्वल टू 1। सो फाइनली आपको ये करना है कि आपने जो पावर अज्यूम की थी यहाँ पर, या फिर ये फॉर्मूला ले लो, यहाँ x एंड y ये पावर आ गई 1 और 1, तो ओवरऑल आपका फाइनल फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, हम डायमेंशनल एनालिसिस से इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होगा, तो इसको अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मास के बारे में बात की थी, मास की पावर कितनी आपने अज्यूम की x और आया कितना आंसर 1। देन एक्सीलरेशन की पावर कितनी अज्यूम की 1। सो फोर्स इज इक्वल टू k इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन। और वैसे एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि k की वैल्यू 1 होती है। सो ओवरऑल आपको मिलेगा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मेन ऊपर वाले फॉर्मूले में आपको ये पता चल गया कि मास की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है फोर्स और a की पावर 1 पे डिपेंड करता है। और जब आपको एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली आपको k की वैल्यू भी पता चलेगी विच इज 1, इसके लिए 1 होती है, तो आपको ओवरऑल बेसिक फॉर्मूला पता चल जाएगा कि फोर्स इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, राइट। तो हमने कहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, सिर्फ एक रिलेशन था कि फोर्स डिपेंड करता है मास और एक्सेलरेशन पे, तो मैंने क्या कर दिया उसका फॉर्मूला डिराइव। तो सेकंड एग्जांपल में लेता हूं। इस एग्जांपल में मान लो मैं कहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी बॉडी की, काइनेटिक एनर्जी वो मास पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो आपको बताना है कि मास की कितनी पावर पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी की कितनी पावर पे डिपेंड करती है और एक्चुअल फॉर्मूला क्या बन सकता है, राइट। तो वही चीज करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास। मास पे कैसे डिपेंड करती है मुझे नहीं पता है, सो आई विल राइट मास टू द पावर x। वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करती है आई डोंट नो दैट, सो आई विल राइट वेलोसिटी टू द पावर, वेलोसिटी की यहाँ स्मॉल v लगा रहा हूं मैं, स्मॉल v टू द पावर y, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहां पर आप इक्वल का साइन लगाओगे तो मैंने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k को इंट्रोड्यूस किया, देन आई विल राइट m टू द पावर x एंड v टू द पावर y, ओके। नाउ काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है। अब इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन के लिए आई विल राइट m1 L2 t माइनस 2, ये एनर्जी की डायमेंशंस होती है, इज इक्वल टू, यहाँ मैं k को अज्यूम नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशंस नहीं लिखी जाएंगी। मास के लिए मैंने लिख दिया m1 एंड पावर इज x। अब यहां पर है वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए होता है L1 t माइनस 1 एंड पावर इज y। सो आई कैन गेट m1 L2 t माइनस 2 इक्वल्स 1 इंटू x mx, L का कितना हो गया 1 इंटू y Ly एंड t हो गया आपका -1 इंटू y माइनस y। सो यू हैव two variables x and y. You need to find the values of x and y. You can compare m and m. You can get m to the power 1, m to the power x. Means here power 1 is equal to power x. So x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.
देन यहाँ एल की पावर और एल की पावर को कंपेयर करोगे तो भी आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, और वही वैल्यू आपको तब भी मिल जाएगी जब आप t की ये पावर और t की ये पावर को कंपेयर करोगे। तो मैंने लिखा एल की पावर यहाँ 2 है इज इक्वल टू एल की पावर यहाँ कितनी y। तो यहां से मुझे मिल गया x की वैल्यू होगी 1, y की वैल्यू होगी 2। सो आई विल पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला। ये वैल्यू यहां रख दो, आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k, देन x है 1, m टू द पावर x, m टू द पावर 1, देन v टू द पावर वेलोसिटी टू द पावर 2, y की वैल्यू है 2। और जब आप एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड एक प्रैक्टिकल डेटा लोगे तब आपको k की वैल्यू हाफ मिलेगी। सो यू गेट mv स्क्वायर। सो यहाँ जो मेन चीज है वो सिर्फ इतनी है, यहां तक आंसर आएगा आपका k विच इज द प्रैक्टिकल वैल्यू, और या फिर इसको एक्सपेरिमेंट बेस्ड डेटा है ये आपको उस टाइम नहीं पता होगा। आपको सिर्फ ये पता करना है कि काइनेटिक एनर्जी जो मास पे डिपेंड करती है वो मास पे कैसे डिपेंड करती है। तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एंड काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी की पावर 2 पे डिपेंड करती है। तो ये दोनों मेन इक्वेशंस ही है मेरे मेन रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। के की वैल्यू यहाँ मैं हटा रहा हूं या इसको मैं अवॉइड कर रहा हूं बिकॉज ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डेटा है जो प्रैक्टिकल वैल्यू देगा। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी मास पे किस तरीके से डिपेंड करती है और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे किस तरीके से डिपेंड करती है। एक और एग्जांपल, सपोज ये एग्जांपल ये कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है, देखो सिंपल पेंडुलम इस तरीके से होता है, यहाँ पर थ्रेड होता है, एक धागा समझ लो बेसिकली। ठीक है, इस धागे से आप एक स्मॉल m मास को लटकाओगे एंड देन आप इसको मूव करके छोड़ोगे। यहाँ आपने मूव किया एंड देन रिमूव किया फोर्स को, तो ये यहाँ से इस तरीके से क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करेगा मीन्स ये वाइब्रेशंस करेगा, अपनी जगह से हटेगा, एक मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा, फिर वापस अपनी जगह पे आएगा, ओपोजिट साइड में मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा, देन अगेन आएगा। तो एक कंप्लीट साइकिल जो होगा ना, अपनी जगह छोड़ के अपनी जगह पे वापस आना। आपने इसको यहाँ पे लाया, छोड़ दिया, देन यहाँ से पूरा जाके यहाँ तक आएगा। ये पूरा जो कंप्लीट एक साइकिल होगा उसके अंदर उसको जितना टाइम लगेगा दैट इज नोन एज टाइम पीरियड t। तो ये कहा गया है एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज स्मॉल एल होती है कि ये आपका जो थ्रेड है या स्ट्रिंग है वो कितनी लंबी है, ये जो धागा है, रस्सी है, डोरी है, जो भी है, इसका लंबाई कितना है, इसका लेंथ कितना है, राइट। और दूसरी चीज है इस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना लगता है नीचे की साइड, इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो मुझे अब इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, ओके, सो देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। सो व्हाट आई गेट इज टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ की पावर कितनी नहीं पता है, सो x। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, पावर कितनी नहीं पता है, y। ठीक है, अब देखो यहाँ t इज इक्वल टू, यहाँ पर मान लो मैंने q रख दिया, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या मान लो इसको k ही रख दो आप। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा k, l टू द पावर x, g टू द पावर y। ये आपका बेसिक फॉर्मूला बना, मेन फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में k की वैल्यू कहां से आती है, k की वैल्यू वापस वही चीज, एक ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डेटा होगा जो एक प्रैक्टिकल कांस्टेंट की वैल्यू देगा। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की प्रैक्टिकल वैल्यू। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि लेंथ के किस पावर पे डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की किस पावर पे डिपेंड करता है। ये दो चीजें आपको मेन निकालनी है। तो टाइम है यहाँ पर, तो टाइम के लिए होता है कितना, m0 l0, और टाइम के लिए मैं लिखूंगा t1। ये आ गया आपका LHS पार्ट का डायमेंशन। देन RHS पार्ट, k को हटा दो, कांस्टेंट है। l जो है दैट विल बी L1, पावर इज x। g होगा आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी एक तरह का एक्सेलरेशन ही है ये, सो L1t-2, पावर इज y। सो व्हाट वी गेट इज m0 l0 t1 equals l to the power 1 into x, then यहाँ l to the power 1 into y, and t to the power -2 into y, -2y.
सो यहाँ पर आई विल गेट m0l0t1 एंड देन l की पावर हो गई x एंड y, x प्लस y, t टू द पावर -2y, राइट। अब देखो यहाँ पर LHS में l टू द पावर कितनी है 0, यहाँ l टू द पावर कितनी है x प्लस y, दोनों को कंपेयर करोगे तो ये 0 यहाँ की पावर और x प्लस y दोनों इक्वल रखोगे, सो आई गेट x प्लस y द पावर ऑफ l इक्वल्स द पावर ऑफ l विच इज 0। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड आप t को कंपेयर करोगे, t टू द पावर -2y इज इक्वल टू यहाँ पर कितना LHS में t टू द पावर 1, so I get y is equal to -half, y is equal to -half। अब जब ये y is equal to -half की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रखूंगा तो मुझे x की भी वैल्यू मिल जाएगी। While putting the value of y is equal to -half in equation 1, I get x is equal to half। x and y ये वो दो वेरिएबल थे जो आपने अज्यूम किए थे, कहां पर, यहाँ पर, इनकी वैल्यू को यहाँ डाल दो, सो मुझे मिलेगा t is equal to k l to the power x, l to the power x half and g to the power -half, g to the power -half। अब इस -half को मैं यहां से हटा के नीचे लिख सकता हूं, g to the power प्लस का हाफ, राइट। ऊपर माइनस था, नीचे शिफ्ट कर दिया। इस चीज को मैं इस तरीके से लिखूंगा √l/g, राइट। अभी जो k की वैल्यू है वो एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डेटा है, एक प्रैक्टिकल वैल्यू है जो 2 पाई आती है। हालांकि यहां तक आपका आंसर सही है, क्योंकि आपको क्या निकालना था कि टाइम पीरियड t जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। कैसे? इस तरीके से कि ये लेंथ, टाइम पीरियड जो होता है वो √l के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और t जो होता है वो 1/√g पे डिपेंड करता है, या ये कह दो √l के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, √g के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये, राइट। और k की वैल्यू कितनी आएगी एक्सपेरिमेंट से? 2 पाई। इसकी वैल्यू ऐसे आती है आपकी 2 पाई, राइट। ओके, सो दैट वाज योर सेकेंड एप्लीकेशन, बाय यूजिंग विच आप क्या कर सकते हैं, यू कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। यहां मैंने टाइम का रिलेशन, कौन सा टाइम है, ये टाइम पीरियड है एक सिंपल पेंडुलम का। वो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? दो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है। किस तरीके से करता है? इस तरीके से। ओके, सो अब थर्ड आपका एप्लीकेशन है कन्वर्टिंग अ क्वांटिटी फ्रॉम वन टू अनदर सिस्टम। जैसे देखो एग्जांपल के लिए यहाँ पर फोर्स की बात की गई। फोर्स की एक 1 न्यूटन जो है आपका, वो कितने डाइन के बराबर होता है? देखो डाइन जो है वो फोर्स की सीजीएस यूनिट है, न्यूटन जो है वो एक तरह की एमकेएस यूनिट है। एमकेएस बोलो या फिर ऐसा यूनिट बोल दो इसको। एमकेएस से आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। एक क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी? फोर्स। कौन सी क्वांटिटी? फोर्स। उसको आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहला सिस्टम कौन सा है? एमकेएस। एमकेएस के अंदर एक न्यूटन दे रखा है, न्यूटन यूनिट होगी एमकेएस में। इसको कन्वर्ट करना है डाइन के अंदर, और डाइन क्या है? सीजीएस यूनिट होती है किसकी? फोर्स की। तो इसको किस तरीके से करना है? इसमें देखो आपको एक तरफ लेना है सिस्टम 1 इज इक्वल टू सिस्टम 2। मैं एज्यूम कर लेता हूं पहला सिस्टम जो गिवन है एमकेएस वो है मेरा, और दूसरा सिस्टम जो है वो सीजीएस है जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है, राइट। अब किसी भी वैल्यू को दो तरीके से लिखा जाएगा, दो कॉम्बिनेशन होगा। एक तो नंबर होगा, एक कॉम्बिनेशन में एक नंबर होगा और एक क्या होगा? उसकी यूनिट होगी। तो पहले सिस्टम के लिए मैं लिखूंगा n1 यानी पहली न्यूमरिक वैल्यू, और फर्स्ट सिस्टम की यूनिट u1 इज इक्वल टू दूसरे की न्यूमरिक वैल्यू और दूसरे की यूनिट। अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो यहाँ n1 की वैल्यू फर्स्ट सिस्टम में n1 यानी कितने वैल्यू के लिए पूछा है? 1 न्यूटन के लिए, यानी n1 है मेरा 1। u1 मीन्स फर्स्ट सिस्टम में यूनिट कौन सी है? फर्स्ट सिस्टम में मेरी यूनिट है न्यूटन। n2 मुझे फाइंड आउट करना है, मीन्स कितनी वैल्यू होगी, न्यूमरिक वैल्यू। u2 तो मुझे पता है, u2 क्या है? डाइन, राइट। डाइन मीन्स यूनिट।
अब मुझे क्या करना है, इस यूनिट को डायमेंशन के फॉर्म में लिखना है। देखो n1 की वैल्यू 1 है तो लिख दो 1, आई विल राइट वैल्यू 1 हेयर इनटू यूनिट में यहां पर मैं क्या कर दूंगा, फर्स्ट सिस्टम के लिए मैंने लिख दिया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्स है तो फोर्स के लिए होगा m1 L1 T माइनस 2। सेम n2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, सो आई विल राइट n2 ओनली। और u2 यहां पर भी देखो है तो फोर्स ही ना, क्वांटिटी वही है, दोनों सिस्टम चेंज हो गए लेकिन क्वांटिटी वही है। जब क्वांटिटी नहीं बदली तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बदलता है। यहां मैं मास की वैल्यू जो ले रहा हूं वो एमकेएस के अकॉर्डिंग ले रहा हूं। इसका मतलब यहां पर मैं मास की वैल्यू लूंगा किलोग्राम, यहां मैं सीजीएस के अकॉर्डिंग यानी ग्राम ले रहा हूं। यहाँ लेंथ की वैल्यू एमकेएस के अकॉर्डिंग लूंगा मीटर, तो यहाँ मैं सेंटीमीटर ले रहा हूँ। यहाँ पर सेकेंड टाइम के लिए, यहाँ पर भी सेकेंड टाइम के लिए, तो यहाँ जो वैल्यूज है वो अलग अलग है, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए एंड ए स्टैंड्स फॉर फर्स्ट सिस्टम, और यहाँ मैं सबस्क्रिप्ट में लिख दूंगा स्मॉल बी एंड स्मॉल बी विच स्टैंड्स फॉर द सेकेंड सिस्टम, राइट। ओके, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है n2 की। 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 तो हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको आप हटा सकते हो यहाँ से। सो n2 इज इक्वल टू m a, इसके नीचे यहाँ डिवाइड में चला जाएगा m b, ओवरऑल इसके ऊपर लग जाएगा 1 and 1। लेंथ के लिए l a और ये नीचे आ गया इसके डिवाइड में l b, पावर हो गई 1 एंड देन टी ए टाइम अपॉन टी पी, पावर हो गई -2 इज इक्वल टू n2। मुझे n2 की वैल्यू निकालनी। अब क्या करेंगे, बस ये वैल्यू रख देंगे। A स्टैंड्स फॉर एमकेएस, तो मैंने ma के लिए रख दिया। एमकेएस में मास किस में होता है, एमकेएस में मास होता है किलोग्राम, तो मैंने रख दिया किलोग्राम। नीचे एमबी किसके लिए, सीजीएस के लिए, तो ये होता है ग्राम, पावर लग गई 1। ऐसे ही लेंथ ए क्या है आपका एमकेएस सिस्टम, ये वाला सिस्टम एमकेएस है। यहाँ लेंथ होती है मीटर में, एल बी सेंटीमीटर में सीजीएस के लिए। एंड देन टाइम दोनों ही सिस्टम के अंदर सेकंड्स में होता है, तो मैं सेकंड लिख दूंगा। यहाँ आपकी लेंथ पे पावर 1 थी, यहाँ टाइम के ऊपर पावर -2 है। सेकंड से सेकंड तो हो गया कैंसिल। अब किलोग्राम को हटा के ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो मैं यहाँ 10⁻³ का मल्टीप्लाई करूंगा, देन आई विल राइट ग्राम। नीचे भी आ गया ग्राम, पावर हो गई 1 एंड देन मीटर को कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर में, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻² सेंटीमीटर। नीचे हो गया सेंटीमीटर, पावर लग गई 1। यूनिट काट दो, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल। 10⁻³ की पावर 1, ये हो गया 10⁻³ इंटू 10⁻², उसकी भी पावर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ओवरऑल व्हाट आई गेट इज 10⁻5। ये वैल्यू है n2। n2 क्या था, n2 था मेरा सेकेंड सिस्टम सीजीएस के अंदर वैल्यू, और यूनिट कितनी, डाइन। तो मेरा n2 u2 की वैल्यू, ये n2 की वैल्यू है, सिर्फ डाइन रख दिया तो ये ओवरऑल वैल्यू बन गई n2 u2। n2 u2 की वैल्यू किसके बराबर है, n1 u1, यानी 1 और u1 क्या था मेरा, न्यूटन। एक न्यूटन जो होगा वो 10⁵ डाइन के बराबर होगा। सो अब इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल में मुझे कन्वर्ट करना है एक जूल को किसमें, अर्ग के अंदर। अर्ग जो होती है वो जूल, यानी जूल है वर्क की यूनिट, वर्क की एमकेएस या फिर ऐसा यूनिट है जूल, एंड देन इसको कन्वर्ट करना अर्ग के अंदर। अर्ग इज द सीजीएस यूनिट फॉर वर्क। सो सेम प्रोसीजर आई विल फॉलो। n1 u1 स्टैंड्स फॉर एमकेएस, n2 u2 जो होगा वो होगा सीजीएस के लिए। तो n1 में वैल्यू कितनी है, 1 जूल, तो 1 आई विल राइट हियर। देन यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दूंगा वर्क के लिए, m1 L2 T-2। सबस्क्रिप्ट में आपने a एंड a लगा दिया। यहाँ n2 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। देन यहाँ पर मैंने रख दिया वापस वही डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T-2। सबस्क्रिप्ट में हम रख देंगे b, p एंड b। 1 का मल्टीप्लाई करोगे ये सेम क्वांटिटी रहेगी। n2 की वैल्यू निकालनी है तो n2 इज इक्वल टू, ये आपको मिल जाएगा ma अपॉन mb टू द पावर होल पावर 1। देन लेंथ के लिए la और ये अपॉन lb, पावर कितनी है l के ऊपर, 2 पावर, तो होल ट्वाइस। देन टाइम के लिए ta अपॉन tb, पावर है -2, राइट।
अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनकी यूनिट रख देनी है। ए जहां पर होगा वो मैं एमकेएस की बात करूंगा, सीजीएस के लिए बी की बात करूंगा, बी एंड बी। मास फॉर ए के लिए केजी किलोग्राम क्योंकि एमकेएस है। देन नीचे में रखूंगा ग्राम, पावर है मेरी 1। यहाँ लेंथ ए मीन्स एमकेएस के अंदर लेंथ की यूनिट होती है मेरी मीटर, नीचे रख दूंगा सेंटीमीटर एलबी के लिए क्योंकि सीजीएस यूनिट है। एंड देन टाइम की यूनिट दोनों में सेकंड है, एसएस पावर -2, सेकंड से सेकंड यही कट कर दो। किलोग्राम को हटा के मैंने क्या रखा 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम पावर 1। यहाँ मीटर को हटा के मैं रखूंगा 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 2। यूनिट काट दो, यहाँ मिलेगा 10⁻³ 3 इंटू 1 3 इंटू 10⁻² इंटू 2, स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो आपकी पावर हो जाएगी 4। यू गेट 10⁻7 एंड 2। इसका मतलब एक जूल जो होता है वो कितने अर्ग के बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर। ये दो चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक न्यूटन जो होता है दैट इज 10⁵ डाइन, एंड एक जूल जो होता है दैट इज 10⁻7 अर्ग। अर्ग क्या है, वर्क की सीजीएस यूनिट, और डाइन क्या है, न्यूटन की सीजीएस यूनिट। So that was all about dimensions and dimensional analysis. Okay, thank you.